नमस्कार मित्रों, आप सभी का डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO NDF चैनल पर स्वागत है। भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द जिससे शायद ही पृथ्वी पर रहने वाली 8 अरब आबादी के लोग परिचित न हों, चाहे वह जनजातीय समाज हो, चाहे ग्रामीण समाज हो, चाहे शहरी समाज हो। चाहे जनजातियों की ज़मीन को हड़प लेने का प्रश्न हो, चाहे ग्रामीणों को ऋण देने का प्रश्न हो, या शहर में न्यायालय में अपने प्रकरण को लगवाने के लिए पैसा खर्च करने का प्रश्न हो, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं आपको हर जगह दिखाई देता है। वैसे तो भ्रष्टाचार की परिभाषा अगर आप थोड़ा सा मनन करके देखें तो उसके शब्द में ही है कि जो आचरण ही भ्रष्ट है, अर्थात जिस किए जाने वाले कार्य में मानकों का प्रयोग नहीं किया गया है, या फिर जो कार्य आपको करने के लिए निर्धारित है उसके लिए आपने अतिरिक्त स्थितियों में लाभ लेने का प्रयास किया है जिसके लिए आप अधिकृत नहीं थे। यही कारण है कि ज़्यादातर भ्रष्टाचार को हम लोग आर्थिक भ्रष्टाचार में ज़्यादा देखते हैं। लेकिन क्या केवल आर्थिक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है? जो काम किसी को नियत समय पर करना था और उस काम को उसने नहीं किया है, और जिसके कारण किसी व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक किसी भी तरह का नुकसान हुआ है, क्या वह भ्रष्टाचार नहीं है? एक व्यक्ति जिसने न्याय पाने के लिए, चूंकि उसके मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है और न्याय की शरण लेने के लिए वह न्यायपालिका गया, और फिर वहाँ के अंतहीन मकड़जाल और प्रक्रिया में यदि उसको तत्काल और त्वरित न्याय नहीं उपलब्ध हुआ है और तरह तरह की अड़चन और तकनीक के कारण उसके मकरण को लटकाए रखा गया, तो क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? लेकिन अगर आज के दिन मैं भ्रष्टाचार की सिर्फ बात आर्थिक आधार पर करूं और पूरी दुनिया की बात करने से अच्छा अपने घर भारत की ही बात करूं, तो भ्रष्टाचार यहाँ पर हमेशा से रहा है। वैसे तो जो 12वीं शताब्दी में ताराचंडी शिलालेख बिहार से प्राप्त हुआ उसमें भ्रष्टाचार का उल्लेख है। प्रताप धवल सिंह देव राजा थे, उनके पुत्र ने एक शिलालेख खुदवाया था जो 1169 में खुदवाया था, उसमें भी भ्रष्टाचार का उल्लेख मिलता है। लेकिन भ्रष्टाचार की बात करने के लिए हम अगर भारतीय समाज में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की बात करें तो उसमें जो भ्रष्टाचार की परिभाषा दिया है वो परिभाषा धारा 7 में वहीं पर जाकर केंद्रित हो जाती है कि यदि किसी व्यक्ति और ख़ासतौर से लोक सेवक या अधिकारी द्वारा अपने किसी कार्य को करने के लिए रिश्वत ली जा रही है तो वही भ्रष्टाचार है। और मज़ेदार बात यह है कि इस भ्रष्टाचार को संशोधित करते हुए 2018 में यह कहा गया कि रिश्वत देना भी अपराध है और लेना भी अपराध है। अब यहीं से आप भ्रष्टाचार को समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति जिसने अपने काम को कराने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लिया है, और अगर वह किसी को बताता है कि मैंने रुपया देकर काम कराया है, तो भी वह अपराधी है, और जिसने लिया है वो तो अपराधी है ही है। अब ऐसी स्थिति में भला भ्रष्टाचार दूर कैसे होगा? क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए सबसे बड़ा जो दोष है वो जनसंख्या भार है। जनसंख्या घनत्व पूरे विश्व में इतना ज़्यादा हो गया है, और किसी भी व्यक्ति को अपनी औसत आयु में जीवन के सारे कार्य पूर्ण करने हैं, और कार्य पूर्ण करने में यदि आपको कोई काम करने के लिए बार बार दौड़ना पड़ेगा तो आज के समय में आपके पास समय भी कम है, धन भी कम है। यदि आपको न्यायालय भी रोज दौड़ना पड़ रहा है तो आप यह सोचते हैं कि उससे अच्छा है कि किसी व्यक्ति को पैसा दे दो, काम करा लो। यदि आप अपनी पेंशन नहीं पा रहे हैं और पेंशन निदेशालय जाते हैं और पेंशन निदेशालय में हर बार कोई ना कोई खामी या तकनीकी आधार पर आपको लौटाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक पेंशन पर जीवित रहने वाला व्यक्ति आसानी से या पूछता है या जानना चाहता है कि किस आधार पर उसका काम हो जाएगा। और ज़्यादातर स्थितियों में यही होता है कि संबंधित बाबू को, अधिकारी को, वह अपनी पेंशन का कुछ पैसा दे देता है और उसका काम हो जाता है। और यह बातें
सिद्ध करने की नहीं है, महसूस करने की है कि क्या वास्तव में भ्रष्टाचार हम खत्म कर सकते हैं। क्या न्यायालय में अपने केस को जल्दी लगवाने के लिए लोग पेशकार को पैसे नहीं देते हैं? क्या अपने प्रकरण की सिविल कोर्ट में डेट जानने के लिए मौकिल या क्लाइंट पैसा नहीं दे रहा है? क्या पेशकार उस पैसे को लेने के लिए अधिकृत है? ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें आप यह देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आप शिकायत सरकार से कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस में अगर आप जाएंगे और कहेंगे किसी व्यक्ति ने रिश्वत लिया और मेरा काम नहीं किया, तो पुलिस को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वह सीधे रूप से एफआईआर भी दर्ज कर सके, यहाँ तक कि गिरफ्तार भी नहीं कर सकता। उसके लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी और सरकार 3 महीने का समय मिनिमम लेती है इस बात की अनुमति देने या न देने में। अब भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 की धारा 17 में 3 महीने तक इंतजार होता है और ज़्यादातर स्थितियों में सरकार हो सकता है न दे। तो फिर एक तो आपने 3 महीना बर्बाद किया, दूसरा यदि वह अधिकारी फिर से जिसने रिश्वत लेने की बात कही थी वह मुक्त हो गया, तो जो काम आपका अरज गया था वो तो और अरज जाएगा। और जैसे करंट के लिए समानांतर श्रेणी और समानांतर श्रेणी की लाइट होती है, करंट जो है समानांतर श्रेणी में भी बहता है, उसी तरह से भ्रष्टाचार भी समानांतर चलता है। एक व्यक्ति की आप शिकायत करेंगे, फिर कोई भी अधिकारी आपका काम नहीं करेगा। यह बात फैल जाती है कि यह व्यक्ति फलां अधिकारी के विरुद्ध खड़ा हुआ था, और ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार खत्म होने के बजाय बढ़ता चला जाता है। क्या भ्रष्टाचार केवल भारत में है? ऐसा नहीं है, क्योंकि सोमालिया विश्व में पहला वह देश है जो सबसे भ्रष्ट है। लेकिन इसी के साथ आपको यह भी जानना चाहिए कि डेनमार्क जैसा देश भी है जहाँ पर भ्रष्टाचार नगण्य है। भारत जैसे देश में और सोमालिया जैसे देश में भ्रष्टाचार इसीलिए, जहाँ सोमालिया जैसा देश अत्यंत गरीब है, वहीं भारत जैसा देश आज विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। अभी जनसंख्या वाले देश में खाने की भी कमी होगी, नौकरी की भी कमी होगी, पैसे की भी कमी होगी। क्या अगर आप ध्यान से सोचें तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिस तरीके से नौकरी की नियुक्तियां होने लगी वह भ्रष्टाचार नहीं है? क्या कारण है कि एक व्यक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त हो रहा है? क्योंकि वह आउटसोर्सिंग से जब नियुक्त होगा और वह अपने किसी गरिमापूर्ण जीवन और मानवाधिकार की स्थापना के लिए, अपने स्थायित्व के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, तो कोर्ट कहेगी कि आपको तो नियुक्त किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी ने किया है, आपको सरकार ने, किसी विश्वविद्यालय ने नियुक्ति ही नहीं किया है, इसलिए आपका केस मेंटेनेबल नहीं है। अब इस तकनीक का सहारा लेकर व्यक्ति के जीवन को अस्थिर बनाए रखना क्या वास्तव में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या कम पैसा देकर और नौकरी को स्थायी न कर कर किसी भी व्यक्ति को नौकरी में गुलाम की तरह रखने की प्रक्रिया भ्रष्टाचार नहीं है? सबसे अच्छा उदाहरण जो मैंने अभी कुछ दिन वीडियो बनाया था कि होमगार्ड की नियुक्ति जो होती हैं उसमें उन्हें 3 से 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। कहने को तो 5200 से 20,000 का वेतन मिलता है, 2000 का ग्रेड पे होता है, लेकिन उन्हें पैसा उतने दिन के हिसाब से मिलेगा जो 876 रुपया महत्तम होता है जितने दिन उन्होंने नौकरी करी। और उनका जो अधिकारी होगा, जो आईपीएस स्तर का कमांडेंट अधिकारी होता है, उसके प्रसाद प्रयत्न आपको रहना है। अगर वह नहीं चाहेगा तो आपको नौकरी खत्म हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में एक आदमी जिसको अपना घर चलाना, अपना जीवन चलाना है, क्या उसको अप्रत्यक्ष रूप से उसकी नियमित आवश्यकताओं के आधार पर मजबूर नहीं किया जा रहा है कि वह अपने किसी अधिकार के लिए न बोले, क्योंकि तकनीक के आधार पर वह किसी भी समय उसकी नौकरी समाप्त हो सकती है। इस आधार को क्या आप भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे? क्या एक व्यक्ति जो न्यायालय के दरवाजे को खटखटाता है क्योंकि उसके मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, उसके अधिकारों की उल्लंघन हुआ है, उसके बाद जब उस व्यक्ति को 10 साल
प्रक्रिया में तकनीकी आधार पर कि आज वकील बीमार है, आज जज साहब नहीं बैठे हैं, आज नंबर नहीं आया है, आज कागज नहीं आया है, आज दूसरे कुछ कारण हैं, और ऐसे एक व्यक्ति जो न्याय की आशा में गया और वो फिर 10 साल तक एक केस को अगर लड़ता है और इस बीच में उस केस को लड़ने के कारण वह कहीं अपनी जीविका का उपाय नहीं कर पाता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में फूड, सेक्स, प्रोटेक्शन सभी की समस्या पैदा करना कृत्रिम रूप से क्या भ्रष्टाचार नहीं है? वहीं पर राज्य कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में अपराधी कर गोली मारने वाले, बलात्कार करने वाले, लूट करने वाले, भूमाफिया सभी को जेल में बंद भी करती है और जेल में उनके रहने का सुविधा होती है, उनके खाने पीने की सुविधा होती है, उनको डॉक्टर देखने आता है। इसके अलावा वह जो अपराधी व्यक्ति है वह रोज जेल में काम करके कुछ पैसा भी अर्जित कर लेता है। इसके अलावा वह जेल के जेलर और अन्य लोगों के साथ अच्छे व्यवहार के कारण रिपोर्ट ऐसी लगवाता है जिसके आधार पर वह पैरोल पर भी बाहर जाने लगता है और उसकी हर महीने 7 दिन की सजा कम होने लगती है। अब एक तरफ अपराधियों को इस तरह अपराध करने के बाद भी फूड, सेक्स, प्रोटेक्शन की सुविधा, उनको पैसा भी जेल से छूटने पर मिलेगा, और एक तरफ सही जीवन जीकर न्याय के लिए लड़ने वाले व्यक्ति के जीवन से रोटी छिन जाना, उसके जीवन में जीविका न रह जाना, उसके मानवाधिकार का उल्लंघन होते रहना, क्या ये जो पूरी प्रक्रिया है या एक भ्रष्ट समाज और भ्रष्ट देश और भ्रष्ट न्याय की वकालत नहीं करती है? ऐसे में 9 दिसंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन दिवस के दिन क्या वास्तव में यह माना जाता है कि भ्रष्टाचार दूर होगा? क्या आज ऐसा नहीं होता है कि अयोग्य व्यक्तियों को नौकरी मिल रही है? योग्य व्यक्ति सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं पा रहे हैं क्योंकि बीच में कुछ ऐसा चल रहा है कि इतने रुपए पर नौकरी मिलेगी, शिक्षक बनना तो कितने लाख देना होगा, क्लर्क बनना तो कितने लाख देना होगा। इसका सबसे बड़ा मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आयोग में कितने कर्मचारी स्थायी हैं, कितने अस्थायी हैं, कितने संविदा हैं, कितने डेली वेजेस हैं, कितने आउटसोर्सिंग से हैं। और बार बार यह कहा जा रहा है कि यह सूचना विस्तृत है इसलिए नहीं दी जाएगी। अब आप जरा सोच कर देखिए, एक राज्य सूचना आयोग में सिर्फ 10 सूचना आयुक्त तो एक मुख्य सूचना आयुक्त हैं। मान लीजिए सभी के पास 5-5 लोग हैं तो केवल 55 लोग हुए, और ऑफिस के काम के लिए 55 लोग होंगे, मान लीजिए 110 टोटल हो गए। मैं कह रहा हूं कम है तो 150 हो गए होंगे। 150 लोगों की सूचना देना इतना विस्तृत कैसे है, जबकि उन 150 लोगों की जो सैलरी या वेतन आता होगा वो तो राज्य सरकार द्वारा निर्गत किया जा रहा होगा। इसका मतलब उनका विवरण भी होगा, तभी तो आयोग ये कहता होगा कि 150 लोगों का इतना वेतन दिया जाना है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b) में लिखा है कि यह सब जितने विवरण हैं, कौन लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग हैं, उनका विवरण वेबसाइट पर होना चाहिए। अगर वो विवरण नहीं उपलब्ध है तो क्या राज्य सरकार से वेतन के लिए लिया जाने वाला पैसा और वास्तविक रूप में सूचना आयोग में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच में कोई अंतर है? और अगर यह अंतर है तो वह अंतर का धन कहाँ जा रहा है? क्या यह धन का जो अंतर है जो नहीं बताया जा रहा, क्या यह स्पष्ट भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा है? क्या राज्य सरकारों के द्वारा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूंजीपतियों को जिस तरह स्ववित्त पोषित डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज खोलने की परमिशन दी गई है, और जिस तरीके से सरकार के शासनादेश में ये है कि जो पैसा फीस के रूप में आएगा उसका 80% वेतन में दिया जाएगा, अगर वह वेतन 80% का दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है,
और उसका कोई आकलन नहीं किया जा रहा है, तो जो ये विसंगति वेतन में और प्राप्त आय में हो रही है, क्या यह भ्रष्टाचार का विषय नहीं रहा? क्या इस भ्रष्टाचार पे सरकार को कार्यवाही नहीं करनी चाहिए? क्या न्यूनतम वेतन उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो गरिमापूर्ण जीवन चाहते हैं, जिन्होंने पीएचडी किया, नेट किया और आज सड़क पर केवल 5,000 10,000 पे पा रहे हैं? क्या यह भ्रष्टाचार की विषय वस्तु नहीं है? वैसे तो भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, धार्मिक भ्रष्टाचार, न्याय के लेवल पर भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार, नौकरी में भ्रष्टाचार, अस्पताल में भ्रष्टाचार। एक माँ के पेट में बच्चा नॉर्मल पैदा हो सकता है, लेकिन उसे जबरदस्ती जीवन का भय दिखाकर डॉक्टर उससे पैसा लेकर ऑपरेशन कर देता है। एक तो उसके शरीर की क्षति होती है, दूसरा पैसे के कारण डॉक्टर अपने व्यवसाय को गंदा करते हैं। क्या यह विषय भ्रष्टाचार का नहीं है कि आप अपने मानक के अनुरूप आचरण ही नहीं कर रहे हैं? और शायद इसीलिए 2023 में कोरोना के बाद की भयावह स्थिति के लिए फिर से एक भ्रष्टाचार को समाप्त करके उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए, जो भ्रष्टाचार के साथ जीने से दूर ले जाने के लिए सभी देश प्रयास कर रहे हैं, उसमें इन सब बातों का प्रयास होना चाहिए। आउटसोर्सिंग में नियुक्ति को क्यों लाया गया? आउटसोर्सिंग जिनको कुछ मालूम ही नहीं है, वो लोग क्यों कर रहे हैं नियुक्तियां? क्योंकि आप चाहते हैं कि मनुष्य और जनता हमेशा एक अस्थिर जीवन जिए, और अस्थिर व्यक्ति कभी भी किसी भी बात का विरोध नहीं कर सकता। वह एक गुलाम की तरह ही काम करता है, क्योंकि जिसे खड़े होने का परमानेंट मौका ही नहीं दिया जा रहा, वो जानता है कि अगर हमने बोला तो हमारे पीछे 100 लोग खड़े हैं जो इंतज़ार में हैं कि यह निकाला जाए तो मुझे नौकरी मिल जाए। क्योंकि आज शिक्षा के कारण इतने बेरोजगार हैं, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि आप अगर 100 रुपये पे काम कर रहे हैं तो दूसरा 90 रुपये पर काम करने को तैयार है, कि उसे कुछ भी नहीं मिल रहा तो 90 रुपया मिलेगा। क्या जनता को अस्थिर करके, उसके जीवन को अस्थिर करके जिस तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई और लोगों के जीवन में गरिमापूर्ण जीवन को दूर किया गया, क्या वह एक भ्रष्टाचार का स्पष्ट उदाहरण नहीं है? पुलिस विभाग में कोई भी काम कराने जाने पर, चाहे वह पासपोर्ट बनना हो, वेरिफिकेशन होना हो, चाहे थाने में एफआईआर दर्ज करानी हो, चाहे बरामद सामान चोरी में पाने की बात हो, सभी में आपको एक स्पष्ट भ्रष्टाचार मालूम भी है और दिखाई भी देता है। आपको कहीं भी जाना है, ट्रेन में जाना है, टिकट का रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप रिजर्व क्लास में चले जाते हैं। कौन ले जा रहा है? उस अतिरिक्त पैसे को कौन खा रहा है? इस पर भ्रष्टाचार स्पष्ट है। ऐसे ही बहुत से हर रास्ते पर भ्रष्टाचार चल रहे हैं। बस में आप सफ़र करिए, कंडक्टर न जाने कितने यात्रियों का निर्धारित भार से ज़्यादा सामान लाद लेता है। नियमानुसार उस भार का टिकट बनना चाहिए जो सरकार के खजाने में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो पैसा कहाँ जा रहा है? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? सरकार द्वारा योजनाएं बनाकर सशक्त लोगों को सशक्त बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए ऋण दिए जा रहे हैं, किसानों को ऋण दिया जा रहा है, किसान सम्मान निधि दी जा रही है, लेकिन उनके हाथों में क्या पूरा पैसा पहुंच रहा है? अगर वो पूरा पैसा नहीं पहुंच रहा है तो यह भ्रष्टाचार कौन कर रहा है और कैसे दूर होगा? और अगर इन सब बातों को दूर नहीं किया जा सकता है तो भ्रष्टाचार कैंसर की तरह हमारे जीवन में फैल चुका है, और हमने सिर्फ भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 बनाकर यह करा है कि अगर कोई पकड़ गया तो देखा जाएगा, नहीं तो इसको दूर नहीं किया जा सकता। 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार सभी राष्ट्रों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार उन्मूलन की संधि को, समझौते को साइन किया, हस्ताक्षर किया। शायद पहला यह प्रकरण भ्रष्टाचार का विश्व लेवल पर था, जहाँ पर सभी देशों को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वो भ्रष्टाचार मिटाएं। और उसके बाद तो जैसे विश्व में 7,000 दिवस मनाए जाते हैं, एक दिवस ये भी हो गया अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन दिवस, हर वर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाने लगा।
लेकिन क्या हमारे मन में हर व्यक्ति ये आकलन करके देखे कि केवल अपने द्वारा अर्जित धन पर हम अपना जीवन और अपने परिवार का चलाना चाहते हैं, या चाहते हैं कि जो हमें वेतन मिल रहा है, जो हमें सब मिल रहा है, उसके अतिरिक्त भी कोई आय हमको होती तो हमारा जीवन अच्छा होता। ये भावना कि मुझे जो मिल रहा है उसके अतिरिक्त भी पैसा होता, ये अपने आप में एक स्पष्ट भ्रष्टाचार है। या फिर हमारा स्वयं ये मानना कि हमारा भारत के या किसी भी देश के किसी भी भाग में कोई काम तब तक नहीं होगा जब तक हम उसको कुछ धन अतिरिक्त और नहीं दे देंगे। ये बात का मनोविज्ञान का पल्लवित होना और ऐसा करने पर उसका कार्य सहज हो जाना भी यह बताता है कि भ्रष्टाचार का एक स्पष्ट मकड़जाल फैला हुआ है, जिसे दूर नहीं किया जा सकता, जिसकी केवल चर्चा की जा सकती है। और फिर जब कानून ये बन गया है कि रिश्वत देना भी अपराध है, रिश्वत लेना भी अपराध है, तो ऐसे में दोनों व्यक्तियों के चुप रहने से एक पारदर्शी समाज दिखाई देता रहेगा, क्योंकि अब न लेने वाला बताएगा न देने वाला बताएगा। लेकिन जिस तरह से सरकार ने ईडी के सहारे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को, सांसद को छापे मार कर और जिस तरह से अतिरिक्त पैसा बरामद करने का एक कार्य शुरू किया है, उससे पता चलता है कि जो रिश्वत लेने की, जो भ्रष्टाचार फैलाने की एक प्रक्रिया चल रही थी, उस पे काम ज़रूर हो रहा है। लेकिन आम जनता के जेब से निकलने वाला 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया जो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता है, जब तक वह नहीं रुकेगा तब तक एक आदर्श स्थिति भ्रष्टाचार के विरुद्ध स्थापित नहीं हो पाएगी। और इसका आकलन आप करिए कि क्या आप कभी भ्रष्ट अधिकारी के जीवन में अपना पैसा देकर नहीं आए हैं? क्या आपको स्वयं यह नहीं लगता है कि बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है? अगर एक बार भी आपको ऐसा लगे और आपके व्यवहारिक जीवन में ऐसा होकर गुजरा है, तो आप ये सोच के देखें कि क्या भारत जैसे देश में, जहाँ नैतिकता, ईमानदारी जैसे मुहावरे हैं, वहाँ पर भ्रष्टाचार केवल बातें करने के लिए हैं? हम अपने देश में और संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोगों के लिए न समर्पित हैं, न जीना चाहते हैं। अगर भ्रष्टाचार की ये बातें आपको समझ में आती हैं तो यह वीडियो दूर तक ले जाइए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से लोगों को नैतिकता के प्रति, ईमानदारी के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति सोचने का मौका मिले और संतोषम परम सुखम के सिद्धांत पर चलते हुए कोई अपने अर्जित धन के अलावा अतिरिक्त धन को पाने का प्रयास न करे। और जिस दिन यह भावना कहीं भी पल्लवित हो जाएगी, भ्रष्टाचार को मिटाने का एक अच्छा प्रयास आरंभ होगा और वह समय भारत के लिए स्वर्णिम होगा और संविधान की स्थापना का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। अखिल भारतीय अधिकार संगठन आप सभी का आह्वान करता है कि आइए भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम आवाज़ उठाएं और देश को अच्छा बनाएं। यह वीडियो दूर तक जाएगा इसी भावना के साथ। नमस्कार।